सबसे पहले बात आज साउथ इंडिया की होने जा रही है। जैसे आज प्रधानमंत्री तमाम सौगात देने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और कई विकास योजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज बेंगलुरु में दक्षिण भारत की पहली और भारत की 5वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही साथ वो तमिलनाडु के मदुरई में एक दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे की शुरुआत कर्नाटक से हो रही है। बिल्कुल, जहां वो बेंगलुरु में संत कवि कनकदास और महर्षि वाल्मीकि की मूर्तियों पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनावी सरगर्मी के दरमियान बीजेपी का मिशन दक्षिण भारत भी पूरी रफ्तार से चल रहा है, जिसके तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में 4 राज्यों के दौरे पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के मिशन साउथ की शुरुआत कर्नाटक से होगी, जिसके बाद पीएम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा भी करेंगे। इस दौरान पीएम 25,000 रुपए करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के मिशन का आगाज बेंगलुरु से होगा। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे बेंगलुरु विधानसभा में संत कवि श्री कनकदास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद 10:50 पर बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत और भारत गौरव काशी एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सुबह 10:50 पर पीएम मोदी केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का भी उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12:20 पर पीएम बेंगलुरु नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। कर्नाटक के बाद पीएम मोदी दक्षिण भारत के दूसरे अहम राज्य तमिलनाडु पहुंचेंगे, जहां दोपहर 2:30 बजे गांधीग्राम तमिलनाडु में गांधीग्राम ग्रामीण संस्था के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का रुख करेंगे और 12 नवंबर को अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। क्योंकि कर्नाटक में अगले साल चुनाव है, ऐसे में हिमाचल और गुजरात में चुनाव के दौरान पीएम मोदी का दक्षिण भारत का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सबसे खास प्रोग्राम बेंगलुरु में होना है। पीएम मोदी यहां अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण तो करेंगे ही, साथ ही आम लोगों को नई सौगात भी देने वाले हैं। पीएम क्रांतिवीर संगोली रायन्ना यानी केएसआर रेलवे स्टेशन पर चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। तो क्या है इस ट्रेन की खास बातें, चलिए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो दरअसल ये देश की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। दक्षिण भारत में इस तरह की ये पहली ट्रेन है। ये दक्षिण भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। बिल्कुल सरगम। और देखिए, चेन्नई और बेंगलुरु के बीच का सफर सिर्फ 3 घंटों में सिमटा देगी। बहुत फास्ट चलती है ये। स्पीड को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने के लिए हमने इसमें इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम भी लगाया है। बिल्कुल, सभी कोच में ऑटोमेटिक दरवाजे, विजुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वाईफाई की सुविधाएं हैं। वंदे भारत ट्रेन में 16 कोच है, जिनमें 1128 यात्री सवार हो सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई की 504 किलोमीटर की दूरी करीब 6 घंटे 40 मिनट में पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, इसके अलावा प्रधानमंत्री जो है ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं, जो चेन्नई सेंट्रल से बेंगलुरु पहुंचेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 6 घंटे 40 मिनट में 497 किलोमीटर की दूरी तय करने जा रही है। देखिए, चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बेंगलुरु एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की सौगात भी लोगों को देंगे। देखिए, आज जो है प्रधानमंत्री के हाथों केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर बनकर तैयार टर्मिनल 2 का शुभारंभ होने जा रहा है। ये टर्मिनल जो है 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर में बनाया गया है, जिसकी खासियत ये है कि वहां करीब 6,000 यात्री बैठ सकते हैं। बिल्कुल, इसके अलावा 22 कॉन्टैक्ट गेट भी बनाए गए हैं। साथ ही एयरपोर्ट से जहाज तक यात्रियों को ले जाने के लिए 15 बस गेट और सिक्योरिटी चेकिंग लेन बनाई गई है। इतना ही नहीं वैभव, इस एयरपोर्ट पर एक हैंगिंग गार्डन भी बनकर तैयार किया गया है। यात्रियों के लिए देखिए कि जबरदस्त सहूलियतें दी गई हैं, जिसकी 10,000 वर्ग मीटर में फैले हरी दीवारें जो है यात्रियों को ताजगी का एक एहसास जरूर कराएंगी।
बिल्कुल, इस एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत की अगर हम बात करें तो वो ये है कि वहां 100% सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो अपने आप में वैभव बहुत बड़ी बात होने वाली है। बिल्कुल, और हम बैक टू बैक देख रहे हैं कि इसी दिशा में हम कार्य कर रहे हैं कि कैसे कि ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, और एक तरीके से ये भी आत्मनिर्भरता है सरगम। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां जो है तमाम लगभग पूरी कर ली है। हिमाचल में विधानसभा की 68 सीटें हैं जिन पर कल सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी। मतदान के लिए लोगों में गजब का उत्साह दिख रहा है इस बार, और इसके लिए चुनाव आयोग ने वहां कई जागरूकता अभियान भी चलाए हैं। कहा जाता है कि देखिए, आजादी के बाद जब देश में पहली बार चुनाव हुआ था तो हिमाचल के श्याम शरण नेगी ने पहला मतदान किया था। यही वजह है कि लाहौल स्पीति जैसे इलाकों में बर्फबारी के बावजूद भी वोटरों में जोश जो है जबरदस्त बना हुआ है। वहां भारी बर्फबारी के बावजूद चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। भारत चीन सीमा के पास कुदरत की गोद में बसे इस राज्य के आखिरी गांव चितकुल में भी मतदान से जुड़ा काम लगभग पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग ने वहां एक आदर्श मतदान केंद्र बनाया है। बस अब इंतजार जो है उस सुबह का है जब लोग जो है लोकतंत्र के इस पावन पर्व में शरीक। से वो तो आया से वो भारत चीन सीमा पर प्रकृति की गोद में बसा ये हिमाचल प्रदेश का आखिरी गांव चितकुल। कहने के लिए हिमाचल प्रदेश का आखिरी गांव है। देख सकते हैं किस तरह से बर्फबारी गिरी हुई है, कई इंच की बर्फ है, और इसी बीच में हम लाए हैं आपको मॉडल पुलिस स्टेशन जो कि चितकुल में है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तैयारी जोरों पर है। चितकुल में भी भारी बर्फबारी के बीच वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने यहां एक आदर्श मतदान केंद्र बनाया है। यहाँ पे 400 के करीब वोटर्स हैं, और आपको हम ला रहे हैं ये मॉडल पुलिस स्टेशन जो कि बनाया गया है। आप ये जो टेंट देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग बैठेंगे, अगर बैठने की गुंजाइश होगी तो आपको दिखा दें। ये यहाँ पे टीचर्स हैं, और ये बूथ नंबर 66 है। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है चितकुल, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेलिंग असेंबली है, पोलिंग स्टेशन है, दूर दराज का इलाका है। इस मॉडल पोलिंग स्टेशन में वोटिंग की तमाम तैयारियां की जा रही है ताकि वोटर्स को कोई दिक्कत न हो। तो 12 तारीख को मतदान होगा, तो खासकर वोटर्स को जो है वो ऑन साइट असिस्टेंस हम प्रोवाइड कर पाए। BLOs, सेक्टर ऑफिसर्स, जितनी पोलिंग पार्टी आज पहुंच रही है यहाँ पर, तो उनका स्टे अरेंजमेंट से लेकर के सारा कुछ कर दिया गया है। तो कोशिश किया जा रहा है कि सिस्टमेटिक तरीके से जो है पोलिंग प्रोसेस को किया जाए, और खास करके जो 80+ वोटर्स, वैसे तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, 12D भरा था, उनका वोटिंग पहले हो चुका है, पर उसके बावजूद भी जो बचते हैं उनको एक स्पेशल असिस्टेंस दिया जाएगा। यहाँ पर हम चेयर्स लगा करके उनके सिटिंग का अरेंजमेंट यहाँ पर रखेंगे हम। 11,320 फीट की ऊंचाई पर बसे इस गांव की जनसंख्या महज 650 है। हिमाचल के इस आखिरी गांव में कुल 417 वोटर्स हैं, जिनमें 200 पुरुष और 217 महिलाएं हैं। खास बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ नेता ज्यादा नहीं आते, लेकिन फिर भी यहाँ पिछली बार 77% मतदान हुआ था। इस बार आयोग मतदान इससे भी ज्यादा हो, वोटर्स प्रोत्साहित हो, इसके प्रयास में लगा है। पोलिंग वाले दिन मैडम, ये तो आपको पता ही है कि मैक्सिमम आजकल वोटर्स जागरूक है, और पोलिंग डे पे एक्सपेक्टेशन इस बार हम यही कर रहे हैं कि 80+ हम जो है वोटिंग परसेंटेज को ले जाए, क्योंकि जिला किन्नौर का पिछली बार भी जो है 77% वोटिंग परसेंटेज रहा है, और 77%। और वो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत ना हूं तो शायद मेरे ख्याल से हिमाचल में हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज रहा है। जहां तक मुद्दों और समस्या की बात है, लोग यहां मुख्य रूप से रोड कनेक्टिविटी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव के मतदान के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। वोट देना, हम जिसको देना हो उसको देना ही देना है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। राज्य चुनाव आयोग यहां लगातार मतदान के प्रति जागरूकता के लिए अभियान चला रहा है। वोटिंग के दौरान वोटर्स के लिए तमाम सुविधाएं भी इस पोलिंग स्टेशन में जुटाई जा रही हैं। आखिरी गांव होने की वजह से और टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से चितकुल का खास ख्याल रखा जा रहा है। कमलजीत संधू, चितकुल, हिमाचल प्रदेश, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कर लेते हैं, जिसका इंतजार
जोर शोर से हो रहा है। इस एयरपोर्ट को लेकर ताजा खबर ये आ रही है कि यहां आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की झलक आपको देखने को मिलने वाली है। वाराणसी के घाटों की तर्ज पर एयरपोर्ट की सीढ़ियां बनाई जाएंगी। कला और संस्कृति के नजरिए से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेहद खास होने जा रहा है। देखिए एयरपोर्ट। बनारस, जिसे दुनिया का सबसे पुराना शहर कहा जाता है, बनारस जिसे शिव की नगरी कहा जाता है, इस शहर को खास बनाने के लिए सबके पास अपनी वजह है। किसी के लिए बनारस प्रेमचंद है तो किसी के लिए बनारस बिस्मिल्लाह खान है, किसी के लिए बनारस बनारसी पान है तो किसी के लिए बनारसी साड़ी, किसी के लिए बनारस जन्म का स्थान है तो किसी के लिए बनारस मुक्ति का द्वार। शिव जी के त्रिशूल पर टिकी इस अलौकिक नगरी की खूबसूरती में चार चांद लगाती है मां गंगा की बहती ये धारा और उस धारे के किनारे बसे ये घाट। अब बनारस में इन्हीं घाटों की झलक आपको नोएडा में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी देखने को मिलेगी। जेवर में इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरी क्षमता के साथ चल रहा है। एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। बताया गया है कि टर्मिनल की सीढ़ियों पर वाराणसी के घाटों की झलक दिखेगी और बिल्कुल हवेली की तरह होगी एयरपोर्ट की बिल्डिंग्स। ये बहुत सोच के डिजाइन किया है कि ये थोड़ा यूपी का कल्चर दिखाए, यूपी की हिस्ट्री दिखाए, बिकॉज बहुत जरूरी है। यूपी हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेट है और ये जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सिर्फ हम प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट के लिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर देश के लिए। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर दावा किया गया है कि साल 2024 के अंत से यहां उड़ानें शुरू हो जाएंगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये एयरपोर्ट बहुत ही अहम साबित होने वाला है। उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के लिहाज से इस एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इस वक्त 1000 से ज्यादा मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं। स्पीड बिल्कुल सही है। हमारे कंसेशन एग्रीमेंट के मुताबिक हमें ये एयरपोर्ट जो 12 मिलियन पैसेंजर की कैपेसिटी का है, हमें ये 2024 की एंड तक डिलीवर करना है। तो हम उसके हिसाब से देखा जाए, जो आप स्पीड पूछ रहे हो, हम बिल्कुल ऑन टाइम है उसके लिए। इस भव्य एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। माना जा रहा है कि 2024 के आखिर तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद हर साल 12 मिलियन यात्री यानी एक महीने में लगभग 10 लाख लोग इस एयरपोर्ट के माध्यम से यात्रा करेंगे। तैयारी फुल स्विंग मोड पर चल रही है। उम्मीद आप भी यही करिए कि 2024 के आखिर तक आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर पाएंगे। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ मनीष चौरसिया, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। अब बात बंगाल की नाव कला की कर लेते हैं, जिस पर देखिए कल तक संकट के बादल मंडराए हुए थे, लेकिन कलाकारों ने इस कला को फिर से संजोने का बीड़ा उठाया, इसको जीवित करने की कोशिश है और आज ये नाव कला फिर से अपने पुराने रंग रोगन में नजर आ रही है। हावड़ा के कुछ कलाकार इस काम को अंजाम देने में लगातार जुटे हुए हैं। कैसे चल रहा है प्राचीन कला को बचाने का ये मिशन, ये सिलसिला, अब जरा इसकी तस्वीरें देख लीजिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हिस्टोरिकली। बंगाल का बहुत पुराना नाव है। बंगाल की प्राचीन नाव कला अब एक बार फिर जीवित हो रही है। नाव बनाने की जो कला लुप्त हो चुकी थी, उसे एक नई जिंदगी देने की कोशिश की जा रही है। लगभग एक सदी पहले जो ओझल हो गई थी, उसे नया जीवन देने की मुहिम रंग लाने लगी है। बंगाल में नाव बनाने का काम लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन अब एक बार फिर से उसे नया जीवन मिल रहा है। बंगाल की ये खास नाव है छोट। एक समय हुआ करता था जब बंगाल की खाड़ी या फिर समुद्र के लहरों के साथ टक्कर लेने वाला एक ही नाव था, छोट। लेकिन समय के साथ इसका इस्तेमाल कम होने लगा, लेकिन लोग इसे बनाने की तकनीक को ना भूले, इसलिए फिर से इसे तैयार किया जा रहा है। हावड़ा के एक नाव कलाकार पंचानन मंडल एक सदी पुरानी विशेष नाव छोट बना रहे हैं,
जिसे कभी प्राचीन इतिहास के दौरान समुद्र या नदी में मछली पकड़ने वाली नाव के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। वक्त के साथ वो ओझल हो जरूर गई, लेकिन अब नाव कला गुजरात से लेकर लंदन तक के म्यूजियम की शान बढ़ाने को तैयार है। इम्पोर्टेंट ये है कोई भी नाव होगा जो समुंदर में जा सकते हैं, ये है वो नाव। बंगाल का बहुत सारा नाव है जानते हैं अभी, लेकिन हमको लगता है ये नाव जो छोट नाव है यही सबसे पुराना और समुंदर में जाने के लिए आइडियल है। ब्रिटिश और भारत सरकार के एक खास प्रोजेक्ट के तहत इस खोई हुई कला को नया जीवन देने की तैयारी की जा रही है, या कहें कि इतिहास को एक बार फिर से दोहराने की कोशिश हो रही है। नाव के निर्माण का काम अक्टूबर में शुरू हुआ था, जो लगभग पूरा हो चुका है। এটা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাওয়ার কারণে এখন আমাদের গাঙে চড়া হয়ে গেছে। চড়া হওয়ার জন্য এই নৌকোতে একটু জল বেশি লাগে এবং চড়া হওয়ার জন্য যদি কোনো মুহূর্তে লেগে যায় উনি পাল্টি। नाव बनाने की ये खास कला आम लोगों का भी उत्साह बढ़ा रही है। जैसे जैसे नाव का काम पूरा होता जा रहा है, उसे देखने वालों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। हाँ, ये बहुत सुंदर है जी। हाँ। फोटो वो भी लिए होंगे आपने? है। हमें बस यही पता है कि ये नाव बहुत पुराना है और शायद ये आखिरी बार हो रहा है कि ये नाव तैयार हो रहा है। छोट एक खास तरह की वी आकार वाली नाव है, जिसका निचला हिस्सा शुरू से अंत तक एक चौड़ा और मोटा तख्त होता है। इस तरह नाव का तल बनाया जाता है। लकड़ी के तख्तों को वी आकार में लगाया जाता है ताकि भारी लहरों में भी नाव पानी में स्थिर रह सके। वक्त के धूल के गुबार में गुम हो चुकी ये कला अब दोबारा जिंदा हो रही है। भले ही नाव बनाने की तकनीक बदल चुकी है, समुंदर में गोते लगाने वाले पनडुब्बी भी है, लेकिन आने वाला वक्त बंगाल की इस खास नाव को बखूबी याद रखेगा। कैमरा पर्सन किरणजीत दास के साथ ऋतिक, जीएनटी के लिए। तो हमारे बचपन की यादों में नानी दादी के घर की याद जरूर बसी होगी, जिसमें खेलने के लिए बड़ा खुला आंगन होता था। गर्मियों में ऊंची छतों की वजह से बिना एसी और कूलर के भी कमरा हमेशा ठंडा रहता था। लेकिन अब शहरों में कंक्रीट के जंगलों के बीच वो सुकून जरा मुश्किल हो गया है। ऐसे में लखनऊ के युवा आर्किटेक्ट अनंत कृष्ण आपको वो सुकून दिलाने की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने पहले प्रयोग के तौर पर मिट्टी की दीवारों वाला अपना ऑफिस बनाया और अब वो ऐसे ही मकान को मॉडर्न लाइफस्टाइल में शामिल करना चाहते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये एक इको फ्रेंडली ऑफिस की तस्वीरें हैं। लखनऊ में 300 स्क्वायर फीट का ये ऑफिस खास है और इस ऑफिस को बनाया है यहाँ के एक आर्किटेक्ट अनंत कृष्ण ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि लुक में एकदम मॉडर्न दिखने वाले इस ऑफिस के मुख्य हिस्सों जैसे स्टूडियो और लॉबी की दीवारें कंक्रीट की नहीं बल्कि मिट्टी से बनाई गई हैं। ऑफिस देखने में खूबसूरत लगे, इसके लिए दीवारों पर हाथ की छाप से एक अलग लुक दिया गया है। ऊंची गुंबददार छतों को कुछ ऐसे तैयार किया गया है कि पूरा वेंटिलेशन हो और अंदर तक रोशनी रहे। ये तो इस ऑफिस के लुक की बात हुई। अब जरा इसका फायदा सुनिए। प्राकृतिक हवा और रोशनी की वजह से इस ऑफिस में ना तो दिन में लाइट जलाने की जरूरत पड़ती है और ना ही एसी की, यानी बिजली का बिल यहाँ एकदम कम आता है। अब अनंत इस आइडिया को घरों के लिए भी यूज में लाना चाहते हैं। वो घर बनाने के मटेरियल में बदलाव करके और घरों की दीवार की डिजाइन को मिट्टी से नया रूप देने का प्लान तैयार कर रहे हैं। अपने इस अनोखे आइडिया को लोगों को दिखाने के लिए ही पहले उन्होंने अपना ये ऑफिस बनाया। अनंत कहते हैं कि मॉडर्न वस्तु और लाइफस्टाइल की वजह से हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और हमें प्रकृति की ओर लौटना ही होगा। जो हम लोग टेक्निक यूज करें या जो हम लोग स्टाइल इस्तेमाल करें वो कहीं ना कहीं झलक दे उस जगह की। तो ये हमेशा से मेरी पूरे डिजाइन में यही अप्रोच रही है किसी भी डिजाइन के प्रोजेक्ट में, कि जो जहां पे हम लोग बना रहे हैं वहां को रिफ्लेक्ट कराना जरूरी है, क्योंकि आर्किटेक्चर हर जगह का अपना है और हर जगह की अपनी स्पेशलिटी है। तो आप लाल किले को उठा के आप कश्मीर नहीं पहुंचा सकते,
या बोट हाउसेस को आप उठा के महाराष्ट्र नहीं पहुंचा सकते, या त्रिवेंद्रम के स्टोन कट आर्किटेक्चर को उठा के आप लखनऊ नहीं ला सकते, क्योंकि हर जगह की अपनी एक कला है, हर जगह की अपनी एक खूबसूरती है। तो आर्किटेक्चर का काम रहा है उस खूबसूरती को निखार के रिफ्लेक्ट कराना। मिट्टी की दीवारों से बनाए जाने वाले वातानुकूलित घरों को बनाने में अनंत के साथ कुछ युवा आर्किटेक्ट भी जुड़े हैं, जो मानते हैं कि ये प्रयोग बदलाव लाएगा। कोई भी चीज ऐसे आर्टिफिशियली सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाएगी जो कि एक इनर सेल्फ और एक जो नेचर दे पाती है। तो स्टेइंग क्लोज एंड कनेक्टेड टू नेचर विल ऑलवेज बी गुड, एंड दिस इज समथिंग दैट दिस फर्म फॉलोज एज एन आइडिया व्हेन वी डिजाइन। सो दिस इज समथिंग आई अप्रिशिएट वेरी मच। सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम वर्किंग हियर। दरअसल शहरों में कंक्रीट के गर्म रोशनी विहीन घरों में फंसे लोगों को वो पुराने दिनों में ले जाना चाहते हैं, ताकि लोगों को बचपन में नानी दादी के घरों वाला वही सुकून मिले जो गर्मियों की छुट्टियों में बचपनों में मिलता था। तो जाहिर है आधुनिक साज सज्जा और पुरानी तकनीक के गठजोड़ से बने ऐसे घर न सिर्फ सुख सुविधाएं पूरी करेंगे, बल्कि बचपन में नानी दादी के घर मिलने वाले सुकून को भी जीवंत करेंगे। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अक्सर हम में से कई लोग कूड़ा फेंकते हुए लापरवाही कर देते हैं, कूड़ेदान के बजाय कूड़ा उसके बगल में डाल देते हैं, लेकिन लोगों की इस हरकत पर अब पैनी नजर रहने वाली है। असल में बिहार के गया में ऐसी मशीन बनाई गई है जो कूड़ा सही से ना फेंकने वालों की उनको टोकेगी। और कैसे होगा ये पूरा काम, देखिए। स्वच्छता का अनूठा ऐलान। कूड़ेदान में कचरा नहीं फेंकने वालों को पकड़ेगी मशीन। इधर उधर कचरा फेंका तो डस्टबिन कहेगी प्लीज यूज मी। भारत की इस घनी आबादी में आज भी हम में से ज्यादातर लोग कूड़ेदान होते हुए भी बेखौफ सड़क पर गंदगी फैलाते हैं, लेकिन अब अगर ऐसा किया तो डस्टबिन खुद कहेगा प्लीज यूज मी। दरअसल गया के सरकारी स्कूल के 3 छात्रों ने मिलकर एक अनोखी डिवाइस बनाई है जो लोगों को कूड़ेदान में कचरा डालने को मजबूर कर देगा। हम लोग देखते हैं कि लोग जो है जाने अनजाने में ही कचरे को जो है डस्टबिन के बाहर फेंक देते हैं, जिससे जो है गंदगी फैलती है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने इसके बारे में सोचा था। ये अनोखी डिवाइस उन लोगों की फोटो खींचकर नगर निगम और सोशल मीडिया को भेजेगी जो कूड़ेदान में कचरा नहीं फेंकेंगे, जिससे उन लोगों पर कार्रवाई की जा सकेगी। 10वीं क्लास के आदित्य, अनुराग और सन्नी कुमार ने इस खास डिवाइस को तैयार किया है। सेंसर है, 3 सेंसर है, आर्डिनो है और इसमें बहुत सारे मैकेनिक टूल हैं। इसका लाभ ये है कि हमारा वातावरण को स्वच्छ करके रखेगा। जंतुओं जो बाहर गाय वगैरह चलते रहती है वो कचरे ना खाएंगे, जिससे और पॉल्यूशन बाहर भी ना हो। 20 मीटर के दायरे में ये मशीन सेंसर के माध्यम से सेंस करेगा कि लोग कूड़ेदान में कचरा फेंक रहे हैं या नहीं। अगर कोई व्यक्ति बार बार गलती को दोहराते हुए कूड़े को कूड़ेदान से बाहर फेंकेगा तो ये डिवाइस उसे 3 बार चेतावनी देगा और चौथी बार उसको डिटेक्ट कर लेगा। फिर ये डिवाइस उस व्यक्ति की तस्वीर खींचकर नगर निगम के कार्यालय में भेज देगा। साथ ही मशीन कूड़ेदान के बाहर फेंके गए कचरे को उठाकर कूड़ेदान में डाल देगा। इस डिवाइस के जरिए गंदगी कम करने में काफी मदद मिल सकती है। गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में मातृभक्ति की अनोखी मिसाल देखने को मिली है। यहाँ एक शख्स ने अपनी मां की याद में एक भव्य मंदिर बनवाने का काम शुरू किया है। बेटे का नाम श्रवण कुमार है। अपने नाम के मुताबिक ही श्रवण कुमार ने मां के नाम पर मंदिर समर्पित करने का ऐसा संकल्प ठाना कि पूरे इलाके में उनके मातृभक्ति के चर्चे हो रहे हैं। श्रवण कुमार ने कुछ साल पहले ही अपनी मां को खो दिया था, जिसके बाद उसने मां की याद में कुछ ऐसा करने की ठानी कि आने वाली पीढ़ियां हमेशा उसे याद रखेंगी। श्रवण कुमार ने साल 2019 में मंदिर का निर्माण कार्य करवाना शुरू किया था। उम्मीद है कि करीब 2 साल में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। श्रवण कुमार का कहना है कि उनकी मां की मूर्ति की स्थापना मंदिर के अंदर ही की जाएगी। ये मूर्ति करीब 6 फीट की होगी और एक ही पत्थर से बनेगी। वो पूरा मंदिर मातृ का मंदिर है। वो मेरा मात्र नहीं है, पूरा जनों का मातृ स्थान का मंदिर है। 2019 में स्टार्ट करे, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं।
बात गजराज की हो जाए, देखिए आपने हाथियों को सर्कस में मोटरसाइकिल में सवारी करते हुए देखा होगा। वो कभी गेम से खेलते हैं तो कभी साइकिल से सवारी करते हैं। ऐसा करके वो लोगों का मन मोह लेते हैं, लेकिन अगर यही चीजें वो सच में करने लग जाएं तो इंसान डर जाता है। ऐसा ही एक मामला इन दिनों सामने निकल कर आया जब एक हाथी अपनी ताकत का ऐसा नजारा पेश करते हुए नजर आया जिसे देखकर लोग पूरी तरीके से हैरान हो गए, घबरा गए और एक हाथी के पीछे उन्होंने भागना शुरू कर दिया। मामला रांची का है, जहां एक विशालकाय जंगली हाथी का रौद्र रूप देखने को मिला। यहाँ के कुड़माहतू गांव में नहर किनारे एक बाइक खड़ी हुई थी, जिसे देखकर न जाने क्यों गजराज के दिमाग में कुछ सूझा और उसे गुस्सा आ गया। तुरंत ही उसने उठाकर फुटबॉल की तरफ फेंक दिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला पर अंडे फेंकने के आरोप में 23 साल के पैट्रिक थेलवेल को पकड़ा गया था। पैट्रिक थेलवेल को अनोखी सजा दी गई है। पैट्रिक थेलवेल पर सार्वजनिक रूप से अंडे ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही भविष्य में उसे किंग चार्ल्स से 500 मीटर दूर रहने का निर्देश भी दिया गया है। दरअसल किंग चार्ल्स पर उस समय अंडे फेंके गए थे जब वो उत्तरी इंग्लैंड के यॉर्क शहर के मिकलेगेट बार लैंडमार्क पर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। साथ साथ देखा जा सकता है कि एक के बाद एक 3 अंडे उनकी तरफ फेंके जाते हैं, लेकिन इसका ज्यादा असर उन पर नहीं होता। कुछ ही सेकंड बाद वो फिर से लोगों से हाथ मिलाना शुरू कर देते हैं। किंग चार्ल्स पर अंडे फेंकने के दौरान ये देश गुलामों के खून पर बना हुआ है, ये नारे भी लग रहे थे। हालांकि इस दौरान सभी लोगों ने किंग चार्ल्स के समर्थन में नारे भी लगाए। लोगों ने गॉड सेव द किंग और आरोपी को लेकर शेम ऑन यू के नारे लगाए। पुलिस ने तुरंत आरोपी पैट्रिक थेलवेल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पैट्रिक थेलवेल को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।